2006 में मैं बॉम्बे गया। ओके। हम बैरिजोन के ही 2-3 स्टूडेंट थे, दोस्त थे, जिसमें से एक सुशांत सिंह राजपूत भी थे। तो मीन्स ये कहना चाहते हैं आप, एक सक्सेस फिल्म का मतलब है एक मैसेज, ना कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो कि आजकल हम देखते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बड़े बड़े कर रही है, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं होता है। और एक छोटी फिल्म जो कि बहुत बड़ा मैसेज देखी जा रही है, बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल आप यही कहना चाहते हैं कि एक मैसेज जिससे कि आज के समाज में इतना ज़्यादा सुधार आ पाए, दैट इज द परफेक्ट फिल्म। आई थिंक आई वाज इन 6th क्लास, 6th स्टैंडर्ड। मुझे तभी पता चल गया था कि मैं एक्टर हूँ और मुझे एक्टर बनना है। कैसे आपके माइंड में थॉट आया, कैसे स्टोरी आई, कैसे आपको आया कि यार चलो फिल्म बनाई जाए? सो इस बारे में विस्तार से बताइए। फेक लोग, एक मैं नाम ले लूँगा, जो बॉलीवुड के लोग हैं वो सब उस बात को समझ जाएंगे कि वहाँ एक मॉल है अंधेरी में, जहाँ पे दिन में कुछ लोग बैठते हैं और शाम तक फिल्म बना के रिलीज़ भी कर देते हैं। कि क्या करना चाहिए आज के यूथ को, मतलब जो एक्टर बनना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, उनकी क्या प्री प्लानिंग्स होनी चाहिए, क्या माइंड को मेकअप करना चाहिए, या क्या तैयारियां करके वहाँ जाना चाहिए जिससे कि वहाँ जाकर उनका सफ़र इजी हो, आसान हो? ये बिल्कुल सच है कि लड़कियों को तंग किया जाता है बॉलीवुड में। बट हाँ, शायद इस बारे में हम आपका विचार जानना चाहेंगे। ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो रणवीर ने माँ बाप के बारे में अभद्र टिप्पणी की है और जो ये गलत अपशब्द बोले हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी एक फिल्म मेरी रिलीज हुई है ZEE5 पे, बालनन। और अभी मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूँगा। हमारे पास कुछ एक तृप्ति डिमरी की बहुत पुरानी पिक है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट युवराज लेकर आया हूँ आपके लिए आज ऐसे मेहमान को जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके बारे में मैं बात करूँ तो शायद वक्त कम पड़ जाए। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए मिलते हैं द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ लवली ह्यूमन बीइंग, मिस्टर पवन नागपाल। कैसे सर आप? सर हाउ आर यू? थैंक यू राज, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी आपके सफ़र के बारे में, दिल्ली टू मुंबई। कैसा रहा ये सफ़र और कैसे शुरुआत की आपने, और इनमें क्या क्या आसानी और मुश्किलें आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है बॉलीवुड से, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेरे दूर दूर तक रिलेशन में, दोस्तों में कोई नहीं था। और आज तक स्ट्रगल चल रहा है, आज तक सफ़र चल रहा है, आज तक हम लोग चीज़ों को फेस कर रहे हैं। नहीं सर, मैं जानना ही चाहूँगा आपसे कि आपके माइंड में कैसे आया कि चलिए मुंबई चला जाए, या इस मतलब ये डायरेक्शन में चला जाए, ये किया जाए, ये माइंड में कैसे है? क्योंकि जनरली आप दिल्ली में हैं या फरीदाबाद से हैं बेसिकली ना? हाँ जी। सो फरीदाबाद में हम मतलब इतना नहीं सोच पाते कि चलो मुंबई चला जाए और वहाँ जाकर बॉलीवुड में एंट्री की जाए। तो ये सारी कैसे आपके माइंड में ये सब चीज़ें आई, कैसे स्टार्ट किया, कैसे वर्कआउट किया? सो उस बारे में मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आपने करना क्या है, जिसमें मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज था, बिकॉज मैं एक्टर ही बनना चाहता था। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मैं एक्टर बनना चाहता था, और ये बात मैं आई थिंक आई वाज इन 6th क्लास, 6th स्टैंडर्ड। मुझे तभी पता चल गया था कि मैं एक्टर हूँ और मुझे एक्टर बनना है। बट बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारे लिए ऐसे थी उस समय, मीन्स मैं आज से 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी थी कि इस धरती पे ही नहीं है। हमें लगता था कि ये तो कहीं चांद सितारों में है। तो हमारे लिए तो इतना मुश्किल और अचंभा था। जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे और फिल्में देखते रहे, तो इतना पता चल गया कि भाई ये इंडस्ट्री है तो बॉम्बे में। आप बॉम्बे जाओगे तो आपको काम करने को मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। तो 2005 में, आई गेस 4 या 5 में मेरे को पता चला दिल्ली में एक बैरिजोन इंस्टीट्यूट, जो एक्टिंग सिखाते हैं, मैंने उनके पास ज्वाइन किया। और 2006 में मैं बॉम्बे गया। हम बैरिजोन के ही 2-3 स्टूडेंट थे, दोस्त थे, जिसमें से एक सुशांत सिंह राजपूत भी थे हमारे साथ के। तो गए, लेकिन मैं वहाँ नहीं टिक पाया, मैं वापस आ गया। You came back? Yeah, I came back in 2006, I guess. 2012 में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मेरी फैमिली की, बहुत सारे इश्यूज थे, सब कुछ था, सब देखना था मुझे। 2012 या 11 के एंड में मेरी किसी से दोस्ती हुई, हरिद्वार के थे वो, और वहाँ राम गोपाल वर्मा जी के यहाँ AD थे।
असिस्टेंट डायरेक्टर। तब आप दिल्ली आ चुके थे? मैं दिल्ली आ चुका था, यहीं कहीं मुलाकात हुई। तो पहली बार 2012 में उन्होंने मुझे बुलाया बॉम्बे। ओके। तो मुझे पता चला कि अंधेरी नाम की कोई जगह है, अंधेरी में यहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, यहाँ पे लोगों से मिलना होता है और उसके बाद आपको काम मिलता है। ओके, सो मीन्स ये ऐसा रहा आपका सफर। फिर वहां जाकर मुंबई का सफर आपका कैसा रहा? मतलब वहां आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या मीन्स वहां जाना, वहां रहना, वहां सर्वाइव करना, जितना मैं जानता हूँ आसान नहीं है। तो वहां जाकर कैसे आपने चीजें सर्वाइव की, कैसे आपने खुद को स्टैंड किया, उस बारे में जानना चाहेंगे। मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर मैं एक्टर ना हो, एक्टर ही रहता, मैं कॉन्टिन्यूसली एक्टिंग की ही स्ट्रगल करता रहता, तो मैं इस जर्नी को शायद किसी और तरीके से बताता। ओके। एक्टिंग के बाद मैंने कास्टिंग करी, कास्टिंग के बाद एज एन क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम किया। नाउ आई एम अ राइटर डायरेक्टर। ओके। अभी एक फिल्म मेरी रिलीज हुई है Z5 पे, बाल नरेन, और उसके बाद भी मैं दूसरी फिल्म लिख रहा हूँ जो कि मेरी जल्दी शुरू होने वाली है। काफी सीनियर एक्टर्स के साथ मैं ऑलरेडी टच में हूँ जो इंटरेस्टेड है इस फिल्म को करने के लिए। तो मेरी जर्नी एक्टर से डायरेक्टर पे आई है। तो अब मैं इस जर्नी को उस तरीके से आपको बताऊंगा। बिल्कुल भी इजी नहीं था, 1% भी नहीं था। जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली लोग नहीं है बॉलीवुड में, बिल्कुल। जरूरत से ज्यादा सपोर्टिव लोग नहीं है बॉलीवुड में, ये बहुत क्लियर बात है। और ये आज के जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो बच्चे वहां जाना चाहते हैं, ये बात उनको पता होनी चाहिए। जी जी जी। कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। बाय गॉड ग्रेस, बाय लक आपको बहुत अच्छा कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका स्ट्रगल है ही है। कोऑपरेटिव लोग वहां पे नहीं है। ये सब कुछ मैंने फेस करा है, इनफैक्ट एक्टिंग के टाइम भी, कास्टिंग के टाइम भी। ये सर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो मैं आज के यूथ के लिए आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए आज के यूथ को। मतलब जो एक्टर बनना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, उनकी क्या प्री प्लानिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या माइंड को मेकअप करना चाहिए, या क्या तैयारियां करके वहाँ जाना चाहिए जिससे कि वहाँ जाकर उनका सफ़र ईजी हो, आसान हो। तो क्या राय देना चाहेंगे आप आज के यूथ को जो एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड जाना चाहते हैं? देखो, एक तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी रात को सोचे कि मुझे सुबह एक्टर बनना है, वो नहीं बन सकता। बिल्कुल सर। एक्टिंग में भी टेक्निक है, एक्टिंग भी एक तरीके की स्टडी है। अगर 4 साल NSD में पढ़ाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में 2 साल 3 साल पढ़ाया जाता है एक्टिंग, तो इसका मतलब उसमें कुछ है सीखने लायक। तो सबसे पहले तो आप ये मत सोचिए कि मैं सो के उठूंगा और कल से मुझे एक्टिंग करनी है, वो सबसे आसान काम, दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज, आप एक्टर बनने के बाद, कहीं से सीखने के बाद, आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए खुद की। आप अपनी खुद की दुकान हो, आपको अपने आप को बेचना है, अपने आप को सब सामने प्रेजेंट करना है, उनके एक अच्छा प्रेजेंट करना है। अच्छे लोगों से कांटेक्ट कैसे किया जाए, वहाँ लोगों से किससे मिला जाए, कैसे जेन्युइन ऑडिशन ढूंढे जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर फेक ऑडिशन, फेक लोग, एक मैं नाम ले लूंगा, जो बॉलीवुड के लोग हैं वो सब उस बात को समझ जाएंगे कि वहाँ एक मॉल है अंधेरी में, जहाँ पे दिन में कुछ लोग बैठते हैं और शाम तक फिल्म बना के रिलीज भी कर देते हैं। क्या नाम है मॉल का, अगर बताना? नहीं, मैं रहने दीजिए, वो सब समझ जाएंगे जो वहाँ के हैं। मतलब टेबल पर फिल्म शुरू हुई और टेबल पर फिल्म खत्म। आपको हीरो बना दिया, आप बन गए, आपकी फिल्म थिएटर में भी आ गई और आप स्टार भी हो गए। मतलब इतने सपने आपको वहाँ के लोग बैठे बैठे दिखा देंगे, आपको रातों रात हीरो बना देंगे। उन लोगों से आपको बचना है। ओके, तो मीन्स आप ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को अच्छी तरीके से पॉलिश कीजिए, पहले अपने आप को एक एक्टर, एक बेहतर एक्टर बनाइए, उसके बाद आप मुंबई की तरफ बिल्कुल रवानगी कीजिए और तब आप अपना सफर शुरू कीजिए। आप फिजिकली तो आप अपने आप एक्टिंग सिखा लेंगे, मेरा कहने का मतलब है आपको अपना मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली तैयार होना पूरी तरह से कि मुझे 6 महीने भी अगर काम नहीं मिलता है तो भी मुझे स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। जी जी जी। और सही लोगों के टच में रहना है। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ जो मेरे साथ भी फेस हुई है और आज की डेट में रोज बच्चे फेस कर रहे हैं, इनफैक्ट लड़के भी और लड़कियां भी जी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो मिथ है, या लोग कहते हैं कोई मिथ है, कोई कहते हैं कि ये सच है या झूठ है, ये बिल्कुल सच है कि लड़कियों को तंग किया जाता है बॉलीवुड में। जी जी जी। दूसरा, लड़कों से पैसे की भी डिमांड की जाती है और गिफ्ट की भी डिमांड की जाती है। पहले मैं आजकल के यूथ को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपसे किसी भी तरीके की गलत डिमांड करता है वो डेफिनेटली आपको कभी काम नहीं देगा।
ओके, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स जो कि हम सुनते भी हैं वो सब चीजें, राइट? हाँ, वो सब चीजें बिल्कुल हम मेरी भी साथ मतलब वो सच्चाई है मुंबई की। हाँ, वो सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। जी। वो सच्चाई है। आपने और भी इंटरव्यू देखे होंगे जहाँ लड़कियों ने खुद आके बोला है कैमरे पे, मी टू मूवमेंट भी चला है उसके ऊपर, वहां भी बोला है। तो उन लोगों ने हमें भी बताया, देखो कोई फिजिकली तो हमने नहीं देखा ऐसा होते हुए, लेकिन कोई झूठ नहीं बोलता। इतना बड़ा ब्लेम कोई किसी पे लगाता है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। बिल्कुल। तो ये होता है। दूसरा, लड़कों से डिमांड की जाती है पैसों की, घड़ियों की, कपड़ों की। ओके, ये कास्टिंग डायरेक्टर्स करते हैं या कोई फेक पीपल काइंड ऑफ? मैक्सिमम कास्टिंग डायरेक्टर। ओके, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ओके, अगर आपसे कोई डिमांड कर रहा है, चाहे वो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर भी है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो पैसे लेने के बाद आपको तो काम नहीं देगा। काम मिलेगा उसी को जिसमें टैलेंट होगा। बिल्कुल। सो जैसा कि अभी सर ने बताया, टैलेंट है तो आप सब कुछ है। बाकी जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये थे सर की राय आज के यूथ के लिए। तो एक्टर बनने से पहले इसे फॉलो करना ना भूलिएगा। आगे बात करते हैं सर प्रोड्यूसर। एज ए प्रोड्यूसर सर, आप किसी प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? मींस आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, क्या आपके माइंड में आता है कि चलो इसको किया जाए, नहीं किया जाए? प्रोजेक्ट में क्या सबसे पहले आप देखते हैं? देखो, अगर हम फिल्में बनाते हैं तो कमर्शियलिज्म तो देखना पड़ता ही है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम लोग ना ग्रोइंग कंट्री में हैं। हम जो कंट्री हमारी उभर रही है, तरक्की कर रही है आज की डेट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी फिल्म हो, वो बिना मैसेज के नहीं होनी चाहिए। बिना किसी समाज से रिलेटेड किसी चीज से जरूर ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज को कुछ बेनिफिट ही हो। बिना सामाजिक फिल्म मैं तो नहीं बना सकता अपनी जिंदगी में। सो मीन्स ये कहना चाहते हैं आप, एक सक्सेस फिल्म का मतलब है एक मैसेज, ना कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जो कि आजकल हम देखते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बड़े बड़े कर रही है, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं होता है। और एक छोटी फिल्म जो कि बहुत बड़ा मैसेज देखी जा रही है, बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल आप यही कहना चाहते हैं कि एक मैसेज जिससे कि आज के समाज में इतना सा भी सुधार आ पाए, दैट इज द परफेक्ट फिल्म। बिल्कुल ठीक, जिससे देश को थोड़ी सी कुछ ना कुछ मदद मिले। जी। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके इन विचारों के लिए। अगला मैं सवाल आपसे सर करना चाहूँगा, एज अ राइटर सर, मैंने सुना है आप भी राइटर हैं। अभी उसके बारे में हम आपकी जो फिल्म है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक एज अ राइटर जानना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर आप कोई स्टोरी लिखते हैं, आपके माइंड थॉट प्रोसेस क्या होता है? क्या आप उन कैरेक्टर्स को खुद में देखते? जैसे कि मैंने सुना है जो राइटर्स होते हैं वो बहुत डीप चले जाते हैं और मतलब जो कैरेक्टर को लिखते हैं उसको खुद देखते हैं, खुद जीते हैं। तो इसमें इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं जो लिखता हूँ ना, मैंने कभी किसी दूसरे के लिए नहीं लिखा। मैं अपनी फिल्में खुद लिखता हूँ और मैं अपनी लिखी हुई फिल्मों को ही आगे बनाना चाहता हूँ। तो मैं तो उन कैरेक्टरों को जीता हूँ, समझता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैंने लिखी है फिल्म तो मैं उसको बखूबी डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ओके, तो दूसरे की लिखी फिल्म को मैं डायरेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा कभी, मुझे ऐसा लगता है। तो मीन्स ये एक राइटर, एज अ राइटर, एक स्टोरी में बहुत डीप जाना पड़ता है एक परफेक्ट स्टोरी बनाने के लिए, उसके बाद एक परफेक्ट फिल्म बनाने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। अगला सवाल सर मैं आपसे एक और करना चाहूँगा। जैसा कि आप अभी, जैसा कि मैंने बताया आप मेरी ऑडियंस को, आप एक डायरेक्टर भी हैं। अभी हम डायरेक्शन की बात करते हो, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फिल्म, जो कि बहुत अच्छी चल रही है। सो अब हम बात करना चाहेंगे बाल नरेन के बारे में। सर, बाल नरेन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपके माइंड में थॉट आया, कैसे स्टोरी आई, कैसे आपको आया कि यार चलो फिल्म बनाई जाए। सो इस बारे में विस्तार से बताइए। देखो, बाल नरेन फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी पहली फिल्म एज एन राइटर डायरेक्टर है, और ये फिल्म मैंने लॉकडाउन में लिखी थी। ओके। और इसकी सोच मेरे को आई थी, कहीं मैंने सुना था, मैंने उस पर रिसर्च नहीं की ज़्यादा। मैंने सुना था कि कोई गांव में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बच्चों ने बीड़ा उठाया है कोविड से गांव को बचाने का। तो इसी आइडिया से मैंने इस फिल्म को लिखा, क्योंकि ये आइडिया कनेक्ट करता था मुझे किसी सामाजिक
समाज के किसी को मैसेज देने के लिए, मैं मतलब मेरी इस फिल्म से हो सकता है कि समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, तो मैंने इस फिल्म को लिखा और इस फिल्म को जोड़ा स्वच्छ भारत से। देखिए जब कोविड आया तब लोगों को समझ में आई कि स्वच्छता क्या है सही मायने में। 2014 से हमारे देश की सरकार स्वच्छ भारत कर रही थी, लेकिन किसी ने उस पर महत्व नहीं दिया था। 2020 में जब कोरोना आया तो लोगों को समझ में आया स्वच्छता कितनी जरूरी है। तो मैंने कोरोना और स्वच्छता को जोड़ के उन बच्चों के द्वारा गांव में किस तरीके सफाई रख के वहां के लोगों को बचाया जाता है, किस तरीके वहां पर किसी को कोविड नहीं होता उन बच्चों की वजह से, तो ये उसके ऊपर फिल्म है। इसमें मैंने पूरी तरह से अपनी देश की संस्कृति, भाषा की मर्यादा, अच्छे डायलॉग, हर चीज दिखाने की पूरी कोशिश की है। और इस फिल्म को अब तक देश विदेश में 28 से ज्यादा अवार्ड भी मिल चुके हैं। वाओ सर, मैनी कांग्रेचुलेशन। तो आपका ये बेसिकली लॉकडाउन में ये आपके माइंड में आइडिया आया और उसके बाद आपने इस स्टोरी को एक फिल्म में तब्दील किया, जो कि बहुत अच्छी चल रही है। सर और जानना चाहेंगे आपसे इस फिल्म से रिलेटेड ही, जैसे कि इस फिल्म में काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं, जैसे गोविंद नामदेव जी, बिंदु दारा सिंह एंड रजनीश दुग्गल। इन एक्टर्स के साथ आपका काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, उस बारे में बताइए। बहुत अच्छा था। बिंदु जी तो दोस्तों के दोस्त हैं, बहुत अच्छे व्यवहार के इंसान हैं। रजनीश विदिता के साथ थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट कि जो गोविंद नामदेव जी थे, गोविंद नामदेव जी कई 100 फिल्में कर चुके हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं, तो उनके सामने मेरे को थोड़ी हेजिटेशन हुई थी पहले दिन। और बट मैंने जब 1-2 बार रीटेक करे तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई कि मैं कैसे सर को बोलूँ, सर मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मेरे सीनियर हैं, मेरी पहली फिल्म है और इतने सीनियर हैं जो एक्टिंग के मतलब जबरदस्त एक्टर है। तो लेकिन उन्होंने मुझे 1 मिनट में कंफर्टेबल कर दिया। मैंने उनको डरते डरते बोला सर मुझे ना ये ना ऐसे चाहिए। उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, पवन जी आप डायरेक्टर हो, आप 1 नहीं 10 बार बोलो, आप जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे मैं यही हूँ। ओके, सो मींस सारे एक्टर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा जी। आगे जानना चाहेंगे सर, जैसा कि एज अ डायरेक्टर ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्टर्स को मैनेज करना कितना आसान है, मुश्किल होता है, मीन कितना चैलेंजिंग होता है। जैसे कि अभी आपने बताया गोविंद नामदेव जी, कुछ सीनियर एक्टर्स हैं, कुछ बड़े एक्टर्स हैं जी, भाई मेरे को मेरे हिसाब से, मैं बड़ा एक्टर हूँ या सीनियर, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, तो वो सब कैसे मैनेज किया? मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये सब इजीली हो गया। मुझे ऐसी किसी भी मेरे एक्टर से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे नया भी नहीं फील होने दिया कि मैं पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी। सो ये ऐसा मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि पवन नागपाल सर की अभी हालिया में एक मूवी आई है, फिल्म आई है बाल नरेन, इसको प्लीज़ जाकर देखिएगा। एक सोशल मैसेज पर बेस्ड है, एक अच्छी मूवी है, अच्छी फिल्म है, G5 पर अवेलेबल है। प्लीज़ आप लोग इसको मूवी को जरूर देखिएगा। सर अगली बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके बॉलीवुड में सबके साथ रिलेशंस हैं, सबसे आपका मिलना जुलना है, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो कि जिनको कि आप उनकी करियर स्टार्ट होने से पहले से जानते हैं, जैसे अपार शक्ति खुराना, सुशांत सिंह राजपूत एंड तृप्ति डिमरी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जी। आप सुशांत की बात करते हैं क्योंकि सबसे पहले मैं सुशांत के साथ 2005 में बैरिजोन इंस्टीट्यूट में थे, हम दोनों साथ में, और बहुत अच्छे दोस्त थे। हम वहाँ लगभग 4 लोग थे और हम चारों का बहुत अच्छा ग्रुप था। हम लोग संडे को वहाँ से, हमारी संडे क्लास होती थी, वहाँ से हम घूमने भी जाते थे, प्लेस देखने जाते थे हम लोग मंडी हाउस में इकट्ठे एक साथ। ओके, हाँ जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सुशांत मतलब ही वाज अ सुपर एनर्जेटिक पर्सन, मस्ती करना, कूदते रहना, उछल कूद। जब हमारी वर्कशॉप चल रही होती थी एक्टिंग की, तो सबसे एनर्जेटिक पूरे 30-40 बच्चों में सिर्फ सुशांत था उस जमाने में। ओके, हाँ जी। एंड ऑल्सो अ मल्टी टैलेंटेड गाय, मतलब अच्छा एक्टर। हाँ, उसी टाइम वो डांसर, मतलब उसी टाइम वो शामक डाबर का इंस्टीट्यूट रोहिणी में वो हमारी क्लास के बाद वहाँ भी जाता था डांस सीखने जी। और साथ ही साथ अपार शक्ति खुराना के साथ भी आपके मींस उनके करियर से स्टार्ट होने से पहले काफी अच्छे रिलेशंस रहे, उस बारे में भी जानना चाहेंगे हम। देखिए अपार और मैं मिले थे, हमारी एक फिल्म थी सातों चक्के, और संजीव शर्मा जी डायरेक्टर थे, नीरज पांडे उनके प्रोड्यूसर थे फिल्म के।
तो बहुत मजेदार फिल्म थी। अपार शक्ति को पहली बार मैं उसके हम लुक टेस्ट पे शायद मिले थे, लुक टेस्ट पे हम मिले थे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम, बहुत ही अच्छे, इतना अच्छे दोस्त हो गए थे कि मेरे घर में आना, मेरे परिवार में शादी पे आना, उसकी अपार की शादी पे मैं 2 दिन चंडीगढ़ था और बहुत अच्छा रिलेशन रहा। फिर उसके बाद मैंने 1-2 जगह कास्टिंग के लिए भी अपार की मिले थे हम लोग 2-4 फिल्म प्रोजेक्ट्स को लेकर के। और मैंने, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता बट अपार नो वेरी वेल कि मैंने उसको, अगर मैंने उसके लिए कुछ किया है तो वो जानता है, बस दैट्स इट। या और अभी मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूँगा। हमारे पास कुछ एक तृप्ति डिमरी की बहुत पुरानी पिक है। सो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनके साथ आपके कैसे? और तृप्ति की बहुत मजेदार कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। आप कैन यू बिलीव, तृप्ति और मैं मिले फेसबुक के थ्रू। ओके। और तृप्ति कर रही थी किसी, आई थिंक किसी एमएनसी या कॉर्पोरेट में जॉब उस टाइम। ओके। तो मैंने कोई पोस्ट डाली थी ऑडिशन की। हमारा एक नया यूट्यूब चैनल हमारा शुरू हुआ था दिल्ली में। उस यूट्यूब चैनल की मैं उस चैनल का क्रिएटिव प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टर था। ओके। तो मैंने पोस्ट डाली थी एक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो तृप्ति का मैसेज आया था, हम लोग मिले, मैंने उसको बुलाया ऑफिस, वो आई, मिली। तो मुझे उसके अंदर हरियाणा, शी इज फ्रॉम उत्तराखंड आई गेस, और वो हरियाणा में कहीं जॉब कर रही थी, गुड़गांव में या दिल्ली में कहीं जॉब करती है, एनसीआर में। ओके ओके ओके। तो मैंने उसको ऑफिस बुलाया, हमारा डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में ऑफिस होता था उस टाइम। वो वहाँ आई और ऑडिशन लिया। शी वाज डैम गुड। शी वाज, उसकी एक खासियत थी कि वो बहुत पंचुअल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी अपने काम को लेके, सिर्फ काम को लेके, टाइम पे आना, काम करना और जाना। अब मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या प्लान था। हमारा ये प्लान था कि हम सारी टीम को इन हाउस हायर करेंगे। ओके। जो हमारे बॉस थे, जो चैनल के ऑनर थे, उन लोगों को प्रोड्यूसर थे, उनका ये कहना था पवन हम एक्टर भी हो ना तो हम उनको यहाँ पे हायर करेंगे। तो तृप्ति का ऑडिशन पहली बार में उनको पसंद आ गया था। ओके। तो हमने तृप्ति को पर मंथली के हिसाब से उस ऑफिस में हायर कर लिया था। ओके। और उसने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई थी उस टाइम, और वो वीडियो बहुत हिट हुई थी, कुछ वायरल भी हुई थी, बहुत हिट हुई थी तृप्ति की वीडियोस। तृप्ति के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसकी वो एक एजेंसी के साथ साइन हो गई, बॉम्बे चली गई। तो उसकी पहली फिल्म आई पोस्टर बॉयज। पोस्टर बॉयज के बाद मेरी और तृप्ति की फिर बात हुई थी। मैं एक साउथ की फिल्म कर रहा था, तो साउथ की फिल्म के लिए मैंने तृप्ति को अप्रोच किया था। तो तृप्ति ने मुझे कहा कि सर मैं अभी साइन हो चुकी हूँ, अब आप या तो उनको अप्रोच करो, उनके थ्रू बात करो, या फिर मैं उनसे बात करूंगी। तो कोइंसिडेंटली वो नहीं हो पाया, बट आज उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, मैं एक इंसिडेंट और बताता हूँ। मैं इतना तो प्राउडली कह सकता हूँ, तृप्ति ने जो पहली बार कैमरा फेस किया था तो वो एक यूनियन और एक ब्रांड था सिम कार्ड का, साउथ का। उसकी एडवर्टाइजमेंट की थी। मायापुरी में एक फैक्ट्री के अंदर शूट था, वो तृप्ति का पहला शूट था। आपने कास्ट किया था? हाँ जी, मैंने कास्ट किया था, बिल्कुल। सो तृप्ति डिमरी को ऐसे देखा जाए तो पहला ब्रेक देने वाले आप ही रहे हैं। नहीं, देखिए उसकी मेहनत, उसका लक है जी, बाकी तो मेहनत ही है, बाकी अच्छे कलाकार को काम मिल ही जाता है। सर, अब बात करना चाहेंगे कुछ पॉलिटिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने काफ़ी जाना आपके बारे में, आपका हर स्टेट के पॉलिटिशियंस के साथ मिलना जुलना, अच्छे रिलेशंस हैं। सो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आप आज की हमारे भारत की, इंडिया की राजनीति को कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, मैं ये समझता हूँ कि आप जिंदगी में कोई कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको थोड़ा सा राजनीतिक होना चाहिए। आपको देश की राजनीति की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपके देश में क्या चल रहा है, क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। हाँ, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब मैं बॉलीवुड के साथ पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ, और इसलिए मैं खुद का भी एक अपना न्यूज़ चैनल भी लेके आ रहा हूँ, द डेमोक्रेटिक हिंदू। ओके। सो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सर का एक न्यू चैनल आने जा रहा है। सर प्लीज़ जरा एक बार बता दीजिए। हाँ, वो चैनल का नाम है द डेमोक्रेटिक हिंदू, और हम उस पर पूरा नेशनल चैनल है वो, और उस पर मैं पॉडकास्ट भी करूँगा, और आप जल्दी उसको देखोगे, और दुआ करूँगा कि आप उसको पसंद करो। तो बात पॉलिटिक्स की हम कर रहे थे। मेरे को आज जो बदलाव हो रहा है इस देश में, मुझे
पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। और जहाँ तक कि मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठता घूमता हूँ, जिन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा है, उन सबके यही विचार है कि आज देश में कुछ बदलाव है, देश का कहीं नाम हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई एक काम अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हमारे देश की हो रही हैं बाहर देशों में, भी अमेरिका होके आया हूँ दिसंबर में, तो वहाँ पे मीन्स आज फील होता है कि आप इंडियन हैं कहते हुए। लोग आपको सामने से अप्रिशिएट करते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं। इनफैक्ट मैं आपको और बताता हूँ, कुछ NRI मुझे मिले वहाँ पर LA में, लॉस एंजलिस में। सो वो लोग इंटरेस्टेड हैं इंडिया में कुछ करने के लिए। जो लोग, आप सोचिए, जो लोग अपना देश छोड़ के कुछ बड़ा करने के लिए अमेरिका गए हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करो, हमें सपोर्ट करो, थोड़ा गवर्नमेंट से हमारे को सपोर्ट दिलाओ ताकि हम हिंदुस्तान में कुछ काम कर सके। अब देखिए, ये भारत की राजनीति ही है कि जो कि आज हमारा देश वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से जाना जाता है। सो आपके विचार, बाकी पॉलिटिक्स की बात जानकर हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, कहीं आपके इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में आने के कोई विचार? नेवर नोस, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। एट द एंड सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे अभी रिसेंटली हालिया में हो रही कंट्रोवर्सी के बारे में। शायद आपने सुना ही होगा, रणवीर अलाहाबादिया, जो कि मेरे ख्याल से जिस मुद्दे को इतना ज़्यादा उठाया जा रहा है कि आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, शायद इस बारे में हम आपका विचार जानना चाहेंगे। ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो रणवीर ने माँ बाप के बारे में अभद्र टिप्पणी की है और जो ये गलत अपशब्द बोले हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। रणवीर ने जो बात बोली है, रणवीर ने जो लाइन बोली है पेरेंट्स को लेके, आपकी आज जो भी उम्र है, 30 है, 35 है, 40 है, जो भी है, जब मैं ऑडियंस से पूछता हूँ, आपकी किसी की भी जो भी उम्र है, मुझे आप ये बताइए, क्या ये बात आपके दिमाग में, जहन में आज से पहले कभी आई थी? नहीं आई थी। आप से किसी का झगड़ा हो जाता है, आप उसको दुआएं देते हैं, आप उसको गालियां निकालते हैं, आप बहुत बुरा बोलते हैं। मतलब आप इतना भला बुरा बोलने के बाद भी वो बात नहीं सोच पाए, इसका मतलब वो बात एक्सेप्शनल है, आउट ऑफ यूनिवर्स है। सर, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत की संस्कृति हमारी सबसे जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट है। हम इसीलिए आज देश में नाम कमा रहे हैं। आप सुने, हमारी संस्कृति की वजह से आज यहाँ पर कुंभ हो रहा है। कुंभ में 53 करोड़ लोग आ रहे हैं, जो कि अमेरिका जैसे देश की पॉपुलेशन भी नहीं है। बिल्कुल। एक शहर के अंदर। तो वो इसलिए आ रहे हैं कि हमारी संस्कृति इतनी महान है। संस्कृति। तो सर, हम जिस देश में रहते हैं, हमारे लिए ये सोचना पाप है जी। ठीक है। उसने बोल दी, किस भावनाओं में बोल दी, किस फ्लो में उससे निकल गई, गलत तो गलत है। ये बात मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है कि ये बहुत ही बेहुदा है, गलत है। अगर ये गलत नहीं है तो बताओ, ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन है कि बताओ, अगर ये वल्गर या अश्लील नहीं है तो अश्लीलता क्या है? जी नहीं, अगर आप ये अश्लील कह रहे हैं, वही सेम शो समय रैना के शो में और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं, सबने आके गालियों का भर के मजा लिया है, गालियां दी हैं, माँ बहन की, सब कुछ किया है। तो तब तो किसी ने ऐसा कुछ मतलब किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये भी तो एक गाली ही है या ऐसी कुछ वाक्य है? तो क्यों नहीं जी नहीं, अभी मैंने आपसे बोला कि आपकी किसी से झगड़ा हो जाता है, आप फ्लो में उसको कितनी भी गालियां दे देते हो, बद्दुआएं दे देते हो, ये बात एक्सेप्शनल है। ये बात रियली एक्सेप्शनल है। मैं नहीं बोल रहा, ये सारा देश बोल रहा है। ठीक है, लोग उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और जस्टिफाई करना चलो 1% के लिए ठीक भी है कि ठीक है, मैं भी ये बात मैंने भी बोली कि उसके फ्लो में निकल गया या उसका जैसे भी निकल गया, लेकिन आपसे निकल गया, फिर आप उसको देख रहे हो, फिर आप उसको एडिट भी नहीं करवा रहे, फिर आप उसको रिलीज भी कर रहे हो। जब तक सामने से ऑब्जेक्शन नहीं आया, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रियली रॉन्ग। हमें अदालत का तो, हमें सुप्रीम कोर्ट का तो आदर करना चाहिए जिसने इसको गलत साबित कर दिया। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये गलत है, पर ये सर इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि
अगर आपने ही बोला फ्लो में निकल गया, चलो हो गई गलती, इंसान है तो माफी मांगी बंदे ने अगले ही पल, माफ कर देना चाहिए, मतलब इसमें आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, माफ कर देना चाहिए और कोर्ट ने भी माफ किया ही है। नहीं माफ नहीं किया, सॉरी मैं आपकी बात कर नहीं, जेल नहीं किया उसको, उनका सर उसका पासपोर्ट सीज कर लिया गया है, उसको बाहर जाने से रोक लगा दी गई है। देखिए मैं कोर्ट के डिसीजन पे तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता, मैं अपना जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कोर्ट के डिसीजन पे। नहीं पर ये कहाँ तक सही है या गलत है ये जानना चाहते हैं हम और हमारी ऑडियंस। देखिए फिर वही बात, देश में कोर्ट बैठा है, जब कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है हम उसके पक्ष में होंगे, हम उसको सैल्यूट करेंगे। जहां तक कि लोग उसको पर्सनल पॉडकास्ट करके उसको गालियां निकाल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अभद्दा बोल रहे हैं, वो हो सकता है वो कुछ ज्यादा है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये आज ये बात रणबीर अलाहाबादिया तक नहीं रह गई, समय रैना तक नहीं रह गई, ये बात उनके परिवार तक पहुंच गई है, जिसके मैं फेवर में नहीं हूँ। हाँ, जो उनकी माँ की हॉस्पिटल में घुसकर उनके साथ कुछ गलत किया गया, ये मेरे सुनने में आया है, तो ये सब चीजें तो गलत हैं। नहीं देखिए, उनके माँ बाप का कोई मैं जितना समझ सकता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, किसी के माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा ऐसे करे या ऐसी बातें बोले, या उनकी गाइडेंस में कई लोग कह रहे हैं कि माँ बाप के ऐसे संस्कार दिए हुए हैं। नहीं, माँ बाप कभी ऐसे संस्कार नहीं देते। आप सोच के देखिए इस बात को बोलने से पहले, किसी के माँ बाप भी इस तरह के संस्कार नहीं देते। गलती रणबीर की है, रणबीर की बिल्कुल गलती है, 100% है, लेकिन माँ बाप की कोई गलती नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके के गलत संस्कार नहीं देते। तो आज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के करूंगा, किसी के भी माँ बाप को इस उम्र में परेशान किसी बच्चे की वजह से ना किया जाए। बिल्कुल सर। और सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे जो शोज चल रहे हैं जो कि हमारे समाज के लिए या हमारी आने वाले कल के लिए, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इन्हें बंद होना चाहिए या ये स्टिल चलते रहने चाहिए? देखो, ये तो बंद आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बंद करेंगे तो YouTube हिंदुस्तान का तो है नहीं, वो बाहर का है, उस पर तो कंटेंट आएगा। आप ये नहीं देखोगे तो आप वो देखोगे, इस पे हम कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर एक प्रीव्यू किया जाए, किसी एक गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था बन जाए, या गवर्नमेंट एक प्राइवेट संस्था को ऐसा काम सौंपे, या YouTube को ऐसा दिया जाए कि प्रीव्यू किया जाए। देखिए, इसकी डेफिनेशन नहीं होती अच्छे और बुरे कथन की, जैसे कि आपने भी बोला कि गाली में और इसमें क्या फर्क है। फर्क है, मेरी नज़र में फर्क है, वो बात बहुत अलग है और गाली बिल्कुल अलग होती है। तो उसको प्रीव्यू करना जरूरी है मेरी नज़र में, कि हाँ इतने तक ठीक है और ये अब गलत है। और या फिर उसके ऊपर आपका डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ये इस तरीके का अभद्र टिप्पणी का शो है, जो देखे अपनी इच्छा से देखे या ना देखे। सो सर, बात कर रहे थे रणबीर अलाहाबादिया के बारे में, जैसा कि अभी आपने बताया, पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा अपनी ऑडियंस की ओर से, कि ऐसे अपशब्द, ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग, क्या ये उनकी मानसिकता नहीं दर्शाता, उनका सोच नहीं दर्शाता कि आप मतलब अपने माइंड में क्या सोच लेकर चलते हो जो आप ऐसे शब्द बोल सकते हो? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब कभी इस तरीके कोई इंसिडेंट होता है ना, तो हमें इंसान का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। पहले बैकग्राउंड देखना चाहिए, फिर हमें उसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए। उसने गलत बोला, मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं इस चीज को ना तो मैं कभी सपने में सोच सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ, ना मैं सोचूंगा कि मेरे बच्चे ऐसे बोले। लेकिन फिर बात वही आती है कि इतना टॉर्चर जो उसको किया जा रहा है, उसके परिवार को किया जा रहा है। उसकी मदर एक डॉक्टर है, और मीन्स उसके हमने, यहाँ तक कि मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार वाले इसका पॉडकास्ट बहुत पसंद करते थे। कितने नॉलेजेबल पॉडकास्ट इसने किए हैं, और हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिला है, मेरे को, मेरे पढ़ने वाले बच्चों को भी। बिल्कुल। तो उसके बैकग्राउंड को देखते हुए कहीं ना कहीं उसको हमें ये समझना चाहिए कि उसने बोला क्यों है। पहले तो ये बात, एक बात और भी कहीं मैंने सुनी थी कि उसने ये बात बोलने के बाद 4 बार उसी लड़के को सॉरी भी बोला है। तो इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। अगर उसने बोला है तो कोई वजह है, किसी प्रेशर में बोला है, या स्क्रिप्ट राइटिंग दी गई थी उसको, या कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ कि उसे क्यों बोला है। उसको अपनी सफाई देने का हक मिलना चाहिए। गलत बोला है, अब आप, एक आदमी मर्डर करता है तो हम उसको गलत बोलते हैं, मर्डर करता है, लेकिन वो भी अपनी सफाई देता है, मैंने मर्डर क्यों किया। सर एक आखिरी सवाल, जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, आप एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो सर जब आप एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सर वो चाहे स्क्रिप्ट है चाहे कुछ भी है, ऐसे शब्द आप नहीं तो सर वो गलत है बोला और वो फेस कर रहा है जी, वो फेस कर रहा है, आपके हमारे डिसीजन से नहीं फेस कर रहा, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से फेस कर रहा है, वो अपनी गलती की सजा भुगत रहा है। तो और हम उसकी गलती की सजा को माफ 1% भी नहीं बोल रहे कि उसकी गलती की सजा माफ होनी चाहिए। हम ना ही हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है ना ही सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा समझदार हैं, तो उसको सजा उसकी मिल रही है। एट द एंड यही कहना चाहेंगे कि ऐसे शब्द, ऐसे अपशब्द, ऐसी अभद्र टिप्पणियां हमारे समाज के लिए बिल्कुल गलत हैं। हम अपने समाज को बस यही संदेश देना चाहेंगे जैसा कि सर ने कहा। तो प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिस तरीके के शब्द हैं इसको बोलने से बचना चाहिए। हम भारत देश में हैं, यहाँ की संस्कृति हजारों करोड़ों साल पुरानी है, हमारी संस्कृति के अंदर ये शब्द नहीं आते, हमें इन तरीके के शब्दों से बचना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आपने बोला, अगर आपके मुंह से निकल गया तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है। अब रणवीर से अगर ये गलती हुई है और वो माफी मांग रहा है तो माफी भी कहीं ना कहीं कंसिडर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो एक इंसान के बैकग्राउंड को देख के, अगर एक इंसान है जो इस तरह की गलती एक बार करता है, 2 बार करता है, बार बार करता है, उस इंसान को जिंदगी में माफी नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक इंसान से एक बार गलती हुई है और उसने इससे पहले जिसकी प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हैं, जिसकी इतने बड़े बड़े मिनिस्टर जिसके शो में आ चुके हैं और इतनी नॉलेज की चीजें उसने हमारी देश में यूथ को दी हैं, तो एक गलती मुझे ऐसा लगता है कि उसकी माफ होनी चाहिए। सो मतलब ये कहना चाहते हैं सर कि एक बार उन्हें माफ किया जाना चाहिए, एक मौका दिया जाना चाहिए। हो सकता है किस वजह से, किस फ्लो में वो गलती उनसे हुई है, तो एक बार उन्हें माफ करके एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। सो सर बहुत अच्छा लगा आज की इस बातचीत में आपके साथ। आपसे जानना चाहूँगा सर कैसा लगा आपको मेरे शो में आकर? बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये थी पवन सर से बातचीत। सो कैसी लगी आपको आज की बातचीत? प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट देकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं जल्दी मिलता हूँ आपको अपने नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन इंतज़ार कीजिए भाई नए गेस्ट का, नए एपिसोड का। गुड बाय एवरीवन। एंड जाते जाते सर जानना चाहेंगे एक बार फिर से बाल नरेन के बारे में और आपके न्यूज़ चैनल के बारे में। हाँ, मैं न्यूज़ चैनल तो जब लॉन्च होगा वो जल्दी करने वाले हैं हम, बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बाल नरेन की। बाल नरेन मेरी फिल्म है, मैं इसलिए नहीं कह रहा, जो मुझे रिव्यू मिले हैं, मुझे जो लोगों ने बोला है, जो लोगों ने देख के मुझे बताया है, वो एक खूबसूरत फिल्म है, एक खूबसूरत गाँव की, परिवार की, कल्चर से भरी हुई, मीन्स आपकी संस्कृति, आपका अच्छाइयाँ, निस्वार्थ सेवा, सफाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस फिल्म से। ZEE5 पे जरूर देखिएगा। सो बाल नरेन प्लीज़ ZEE5 पर आप सब जरूर देखिएगा। ये थी हमारी आज की बातचीत पवन सर के साथ, पवन नागपाल सर, हु इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। सो मिलते हैं अपने नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर।